नमस्कार और स्वागत है। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पर बात करने वाले हैं। खास तौर पर ये कि क्यों इतने सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पैसा गंवा देते हैं। हमारे पास चार्टमास्टर बीएन की एक काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट है और हम उसी के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। और देखिए, शुरू में ही एक आंकड़ा है सेबी के अध्ययन से जो थोड़ा चौंकाता है। हाँ, वो 71% वाला। हाँ, वित्त वर्ष 23 में 71% इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स ने पैसा खोया। मतलब 10 में से 7 लोग। और औसत नुकसान भी था उसमें, करीब 5,371 रुपए प्रति ट्रेडर। बिल्कुल, ये नंबर्स थोड़े सोचने पर मजबूर करते हैं ना। हाँ। तो आज हमारी इस चर्चा का क्या कहते हैं मकसद क्या है। हम चार्टमास्टर बीएन की इस रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में ये जो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें आती हैं, हाँ। खासकर ये जल्दी प्रॉफिट बुक करने वाली आदत, ये क्यों होती है और इससे निपटने के रास्ते क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पहेली को खोलते हैं। एक बात तो साफ लग रही है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई शायद बाजार से उतनी नहीं जितनी खुद के मन से है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसी को टेक्निकल भाषा में डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मुनाफे वाले सौदे जल्दी काट देना और जिनमें नुकसान हो रहा है उनको पकड़े रखना। ये पैटर्न बहुत ही आम है और सच पूछिए तो ट्रेडर्स की असफलता का एक बड़ा कारण भी यही बनता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब मुनाफा छोड़ना और नुकसान को बने रहने देना, ये तो एकदम उल्टा लगता है, तर्क के खिलाफ है। हाँ, लगता तो है, पर इसकी जड़ में है लॉस अवर्जन। एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है ये, नुकसान से बचने की। लॉस अवर्जन। हाँ, रिसर्च ये बताती है कि नुकसान का जो दर्द है ना, वो हमें उसी अमाउंट के प्रॉफिट की खुशी से आप मानिए लगभग दुगना ज्यादा महसूस होता है। दुगना? अच्छा। हाँ, तो जब कोई ट्रेड थोड़े से मुनाफे में आता है ना, ट्रेडर को डर लगने लगता है, एक चिंता कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए, और बस वो जल्दी से पोजीशन काट देते हैं, भले ही उनकी स्ट्रैटेजी, उनका प्लान बड़े टारगेट की तरफ इशारा कर रहा हो। जाने माने ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं मार्क डगलस। वो इसे सफलता की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट मानते थे। हाँ, उनका नाम सुना है। उनका कहना था कि जो लोग जल्दी मुनाफा लेते हैं वो असल में कमी की मानसिकता से काम कर रहे होते हैं, मतलब स्कैसिटी वाली सोच से, प्रचुरता या अबंडेंस वाली सोच से नहीं। वो हर ट्रेड को ऐसे देखते हैं जैसे ये उनका आखिरी मौका हो, जबकि ट्रेडिंग तो क्या है, संभावनाओं का खेल है। एक के बाद एक ट्रेड आते रहेंगे। रिपोर्ट में कुछ और मनोवैज्ञानिक कारणों का भी जिक्र है, जैसे एक तो ये डर वाला फैसला हो गया कि मुनाफा चला जाएगा। हाँ, डर। एक निश्चितता का पूर्वाग्रह या सर्टेनिटी बायस भी बताया है। मतलब थोड़ा पक्का मुनाफा ज्यादा अच्छा लगता है बड़े लेकिन अनिश्चित मुनाफे से। बिल्कुल, वो निश्चितता ज्यादा सुकून देती है, भले ही छोटी हो। और शायद सबसे बड़ी बात, अपनी ही ट्रेडिंग प्रणाली पर, अपने सिस्टम पर भरोसे की कमी है ना। जब भावनाएं हावी होती हैं तो फिर प्लान तो रखा ही रह जाता है। एग्जैक्टली, प्लान फॉलो करना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। और देखिए, इसकी कीमत सिर्फ ये नहीं है कि बड़ा मुनाफा हाथ से निकल गया। सेबी के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाँ, वो बड़े ट्रेडर्स वाला डेटा। हाँ, जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज्यादा है, उनमें भी 76% नुकसान में थे। सोचिए। और औसत नुकसान करीब 74,575 रुपए। मतलब ज्यादा पैसा या ज्यादा अनुभव भी इस मनोवैज्ञानिक जाल से बचा नहीं पा रहा। और ये एक विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। ट्रेडर पहले अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करता है, फिर ट्रेडिंग के दौरान चिंता और तनाव बढ़ता है, और फिर अंत में वो इमोशनल प्रेशर में आकर तर्कहीन, मतलब इर्रेशनल फैसले लेने लगता है। और फिर सिस्टम गया तेल लेने, आवेग में ट्रेडिंग शुरू। बिल्कुल। रिपोर्ट में बाजार के मनोवैज्ञानिक चक्र का भी जिक्र है। कैसे ट्रेडर की भावनाएं अविश्वास से शुरू होती हैं, फिर आशा, फिर उत्साह, फिर लालच, फिर डर और आखिर में अवसाद। और इस पूरे चक्र में हर स्टेज पर उनके फैसले बिगड़ते जाते हैं। तो चलिए कुछ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं जिन्होंने इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को समझा है। मार्क डगलस का नाम तो आपने लिया ही। चार्टमास्टर बीएन की रिपोर्ट उनके 5 मूलभूत सत्यों पर बहुत जोर देती है। क्या आप उन्हें हमारे सुनने वालों के लिए आसान शब्दों में बता सकते हैं? जरूर। डगलस के ये 5 सत्य मुझे लगता है ट्रेडिंग की पूरी मानसिकता बदल सकते हैं। पहला, बाजार में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। अनिश्चितता। दूसरा, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि अगली कैंडल लाल होगी या हरी। आपको भविष्य पता करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ट्रेडर तो यही जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही तो कैच है। तीसरा, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में जीत और हार का एक रैंडम वितरण होता है।
आप लगातार सिर्फ जीत नहीं सकते, नहीं लगातार हारेंगे। ठीक है। चौथा, आपकी एज या बढ़त जो होती है वो सिर्फ ये बताती है कि एक नतीजे की संभावना दूसरे से थोड़ी सी ज्यादा है, बस। ये कोई गारंटी नहीं है। हम्म। और पांचवा, बाजार का हर पल हर क्षण अपने आप में अनोखा है। पिछली बार जो हुआ जरूरी नहीं वही इस बार भी हो। इसमें जो दूसरा पॉइंट था, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, ये कैसे काम करता है फिर? यहीं डगलस का सबसे मुख्य सिद्धांत आता है। संभावनाओं में सोचें, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ दें। उनका जोर इस बात पर था कि ट्रेड लेने से पहले आप उसके पूरे रिस्क को, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लें, पूरी तरह। स्वीकार कर लें मतलब? आप ये मान लें कि आप वो पैसा खो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपको कोई भावनात्मक परेशानी नहीं होगी। जब आप ये कर लेते हैं तभी आप डर से मुक्त होकर अपने प्लान को फॉलो कर पाएंगे। और यही स्वीकृति है जो जल्दी मुनाफा लेने की इच्छा को खत्म करती है, क्योंकि अब आपको वो मुनाफा खोने का डर नहीं रहा। आपको तो पता है कि आपने रिस्क कितना लिया है और आप उसके साथ ओके हैं। ये दिलचस्प है। अब बात करते हैं डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की। रिपोर्ट कहती है कि उनका नजरिया क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला है। वो किस चीज पर फोकस करते हैं? हाँ, डॉक्टर स्टीनबर्गर का फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस और व्यवहार बदलने की तकनीकों, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर जोर देते हैं। जैसे रोजाना कुछ मनोवैज्ञानिक अभ्यास करना, मान लीजिए अपनी भावनात्मक मजबूती बढ़ाने के लिए कुछ व्यायाम, या फिर एक ऐसा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम बनाना जो ये देखे कि आपने अपनी प्रक्रिया कितनी अच्छी तरह फॉलो की, न कि सिर्फ ये कि पैसा बनाया गया। प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल। और वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग तकनीकों की बात करते हैं, जिससे आप अपनी नुकसानदायक सोच, जैसे मैं हमेशा गलत होता हूं, उसको बदल सकें। और ट्रेडिंग के माहौल के हिसाब से स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकें अपनाना। संक्षेप में कहें तो वो ज्यादा टूल बेस्ड अप्रोच रखते हैं। और फिर डेनिस शूल हैं, उनकी किताब मार्केट माइंड गेम्स का भी जिक्र है रिपोर्ट में। उनका दृष्टिकोण तो बिल्कुल ही अलग बताया गया है पारंपरिक सोच से। हाँ, उनका अप्रोच काफी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी है। जहां ज्यादातर एक्सपर्ट्स भावनाओं को दबाने या कंट्रोल करने की बात करते हैं, शूल कहती हैं कि नहीं, आपकी भावनाएं असल में बहुत कीमती जानकारी दे सकती हैं। जानकारी? भावनाओं से, हाँ। बाजार के बारे में और आपकी अपनी साइकोलॉजी के बारे में। उनका न्यूरो इकोनॉमिक्स पर आधारित तरीका ये सिखाता है कि आप अपने इमोशनल सिग्नल्स को बाधा नहीं, बल्कि बाजार की इंटेलिजेंस समझें। अच्छा, कैसे? जैसे डर और लालच, इनको वो बाजार की भावना के चरम सीमाओं के इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करने को कहती हैं। भावनाओं को दबाने के बजाय उनकी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, प्रोडक्टिव तरीके से। ये अप्रोच उन ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो जल्दी प्रॉफिट लेने की आदत से परेशान है, क्योंकि ये उन्हें समझने में मदद करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस भावना के पीछे का मैसेज क्या है। चलिए अब वापस सेबी की उन कठोर आंकड़ों पर आते हैं। वित्त वर्ष 23 के जो 68.9 लाख इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स का विश्लेषण था, उसमें कुछ और जरूरी बातें भी थीं जो सीधे सीधे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी लगती हैं। हाँ, कुछ पैटर्न बहुत साफ दिखे उसमें। पहला तो था उम्र का असर। हाँ, वो वाला। 20 साल से कम उम्र के जो ट्रेडर्स थे उनमें 81% नुकसान में थे, जबकि 60 साल से ऊपर वालों में ये आंकड़ा सिर्फ 53% था। काफी अंतर है। हाँ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी और जीवन का अनुभव ट्रेडिंग में मदद करता है। और दूसरा पैटर्न तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, वो था ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा नुकसान। हाँ, ये बिल्कुल उल्टा है जो लोग सोचते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, मतलब साल में 500 से ज्यादा ट्रेड, वो उन लोगों से ज्यादा नुकसान उठाते हैं जो कभी कभार ट्रेड करते हैं साल में 10 से भी कम। आंकड़े क्या थे? 500 प्लस ट्रेड वालों की हानि दर 80% थी, जबकि 10 से कम ट्रेड वालों की 72%। इसका मतलब तो ये हुआ कि ओवर ट्रेडिंग, जो अक्सर लोग शायद पिछले नुकसान की भरपाई करने के लिए या फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में करते हैं, हाँ बिल्कुल, वो असल में नुकसानदेह है। ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। और तीसरा पैटर्न था ट्रेडिंग लागत का बोझ। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। नुकसान करने वाले ट्रेडर्स अपने कुल नुकसान का औसतन 57% हिस्सा सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स जैसी लागतों में गंवा देते हैं। आधे से ज्यादा। हाँ, जबकि जो मुनाफा कमा रहे हैं उनके लिए ये लागत उनके मुनाफे का सिर्फ 19% होती है। और जो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, 500 प्लस ट्रेड्स वाले, उनके लिए तो ये लागत उनके नुकसान के ऊपर 72% का अतिरिक्त बोझ बन जाती है। बाप रे!
मतलब इमोशनल ट्रेडिंग से न केवल प्रॉफिट जाता है बल्कि जेब से और पैसा भी जाता है। यही बात है। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। चाहे वो छोटे ट्रेडर हों जिनका टर्नओवर 50,000 से कम है, उनमें भी 77% नुकसान में है, या बड़े ट्रेडर हों 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले, उनमें भी 76% नुकसान में है। हाँ। या फिर युवा ट्रेडर हों 30 से कम उम्र वाले जो आजकल बहुत ज्यादा हैं, करीब 48%, उनमें भी 76% नुकसान में है। तो साफ है कि ना तो ज्यादा अनुभव अगर हम उसे ट्रेडिंग वॉल्यूम से मापें, ना ज्यादा पैसा और न ही युवा जोश। कोई भी इस मनोवैज्ञानिक फंदे से बचा नहीं पा रहा। बिल्कुल। समस्या कहीं गहरी है और वो मनोवैज्ञानिक है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इस जाल से, खासकर इस जल्दी मुनाफा लेने की आदत से निकला कैसे जाए। चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट 4 मुख्य समाधान बताती है। पहला क्या है? पहला समाधान है मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी पूरी तरह से नियमों पर आधारित सिस्टम। रूल्स बेस्ड। हाँ, ट्रेड लेने से पहले ही सब कुछ तय होता है। एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इसमें ट्रेडर की फीलिंग्स, उसके अंदाजे, उसकी गट फीलिंग की कोई जगह नहीं होती। अच्छा। इसके मुख्य हिस्से होते हैं एकदम स्पष्ट एंट्री के नियम, फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के नियम। रिसर्च ये दिखाती है कि ऐसे सिस्टम इस्तेमाल करने वाले अपनी योजनाओं पे टिके रहने में ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि इमोशन बीच में नहीं आता। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल में लागू कैसे करें? क्या ये मुश्किल नहीं है? देखिए, शुरुआत में मेहनत लगती है। रणनीति सीधी है। पहले तो आपको अपनी ट्रेडिंग एज, यानी आपकी जो बढ़त है, उसे पहचानना और परिभाषित करना होगा। आपका सिस्टम किस बेस पर काम करता है। फिर उससे जुड़े जितने भी नियम हैं उन्हें क्वांटिफाई करना होगा, मतलब नंबर्स में लाना होगा। फिर उस सिस्टम को पुराने डाटा पर अच्छी तरह बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। बैक टेस्टिंग, हाँ। फिर कुछ समय पेपर ट्रेड करें, मतलब बिना असली पैसे लगाए सिर्फ प्रैक्टिस करें। और जब आपको लगे कि हाँ, ये सिस्टम काम कर रहा है और आपको उस पर भरोसा है, तब छोटे पोजीशन साइज से शुरुआत करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। ठीक है। तो मैकेनिकल सिस्टम भावनाओं को रास्ते से हटा देते हैं, लेकिन रिपोर्ट एक और गहरे पहलू पर जोर देती है कि सिर्फ नियमों का पालन करना ही काफी नहीं है। हमें जोखिम को मानसिक तौर पर स्वीकार करना होगा। ये है समाधान 2, जोखिम प्रबंधन मनोविज्ञान। ये क्या चीज है? ये सिर्फ गणितीय पोजीशन साइजिंग से कहीं आगे की बात है। जैसा मार्क डगलस ने कहा था, याद है, ट्रेड लेने से पहले ही आपको उस ट्रेड में जो भी आपका अधिकतम संभावित नुकसान है, जो स्टॉप लॉस से तय होता है, उसे पूरी तरह से बिना किसी भावनात्मक दुख के स्वीकार करना होगा। पहले मान लेना कि ये पैसा जा सकता है। हाँ, और आप उसके साथ ठीक हैं। इसके लिए रिपोर्ट एक प्री ट्रेड रिस्क एक्सेप्टेंस प्रोटोकॉल सुझाती है। वो क्या है? ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट करें कि आप कितना खो सकते हैं। फिर आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपने वो पैसा खो दिया है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। खुद से पुष्टि करें कि हाँ, मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। और फिर अपना पूरा ध्यान पैसे या मुनाफे से हटाकर सिर्फ प्रक्रिया के सही पालन पर लगाएं। और इसमें पोजीशन साइजिंग का क्या रोल है? मतलब कितना रिस्क लेना चाहिए? यहीं पर मनोवैज्ञानिक पहलू आता है। मान लीजिए गणित के हिसाब से आपका अकाउंट साइज आपको अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेने की इजाजत देता है। हाँ, वो कॉमन रूल है। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि 2% का नुकसान आपको रात भर जगाए रखेगा, आपको बेचैन कर देगा, तो आप शांति से अपना प्लान फॉलो नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो बेहतर है कि आप केवल उतना ही रिस्क लें, शायद 0.5% या 1%, जितना आप बिना किसी भावनात्मक उथल-पुथल के झेल सकें। यहाँ लक्ष्य सिर्फ गणितीय रूप से सही होना नहीं है, बल्कि शांत रहकर अपनी योजना पर टिके रहना है। तीसरा समाधान है व्यवस्थित लाभ प्रबंधन, सिस्टमैटिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। मतलब प्रॉफिट्स को मैनेज करने का भी एक सिस्टम हो। अच्छा, सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस नहीं? नहीं, जल्दी मुनाफा लेने से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप्स का इस्तेमाल करना। ट्रेलिंग स्टॉप्स वो कैसे काम करते हैं? ये ऐसे स्टॉप लॉस होते हैं जो फिक्स नहीं रहते। जैसे जैसे कीमत आपके फेवर में जाती है, ये स्टॉप लॉस भी अपने आप ऊपर खिसकते जाते हैं या नीचे अगर आप शॉर्ट हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप बढ़ते हुए मुनाफे में बने रह सकते हैं, और जब ट्रेंड पलटता है तो आपका स्टॉप हिट हो जाता है और आपका कुछ ना कुछ मुनाफा लॉक हो जाता है। आप बड़े मूव को राइट कर पाते हैं। ये तो बढ़िया तरीका है बड़े ट्रेंड को पकड़ने का, बिना जल्दी बाहर निकले। और क्या तरीके हैं इसमें? आप आंशिक लाभ लेने की प्रणाली भी बना सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना। हाँ, लेकिन सिस्टमैटिकली। जैसे आप तय कर सकते हैं कि जब आपका ट्रेड 1.1 रिस्क रिवॉर्ड पर पहुंचेगा तो आप 25% पोजीशन बेच देंगे। जब 2.1 पर पहुंचेगा तो और 50% बेच देंगे, और बाकी 25% को आप ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चलने देंगे जब तक वो हिट नहीं होता।
या फिर स्केल आउट प्रोटोकॉल होते हैं जहां आप पहले से तय किए गए स्तरों पर धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करते जाते हैं। ये सारे तरीके आपको मुनाफा बुक करने का एक व्यवस्थित ढांचा देते हैं जो आपकी भावनाओं पर आधारित नहीं होता। और चौथा समाधान है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण और जागरूकता। इसमें क्या क्या शामिल है? ये थोड़ा अमूर्त लगता है। हाँ, लेकिन ये शायद सबसे जरूरी है। इसमें कई चीजें आती हैं। पहली, रोजाना माइंडफुलनेस अभ्यास करना। माइंडफुलनेस जैसे ध्यान? हाँ, जैसे ध्यान करना या गहरी सांस लेने के व्यायाम। ये आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करते हैं ताकि आप पैनिक ना करें। दूसरी चीज, एक बहुत विस्तृत ट्रेडिंग जर्नल बनाना। जर्नल तो बनाते हैं लोग। इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ट्रेड के नतीजे नहीं लिखने, बल्कि ये लिखना है कि ट्रेड लेते समय आपकी भावनात्मक स्थिति क्या थी, आपने फैसला क्यों लिया, क्या आपने अपने नियमों का 100% पालन किया, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब इमोशनल ऑडिट एक तरह से। बिल्कुल। और तीसरी चीज, विजुअलाइजेशन और मानसिक रिहर्सल, मतलब मन में कल्पना करना कि आप अलग अलग ट्रेडिंग स्थितियों को कैसे संभालेंगे। जैसे अगर कोई मुनाफे वाला ट्रेड अचानक नुकसान में जाने लगे तो आप क्या करेंगे, प्लान क्या है, इसकी मानसिक तैयारी करना। ये सब आपकी मानसिक मजबूती बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में ट्रेडर के विकास के 5 चरण भी बताए गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई लगातार नुकसान करने वाले से एक पेशेवर ट्रेडर कैसे बनता है। ये एक यात्रा है। 5 चरण क्या है वो? पहला चरण, अचेतन अक्षम, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। इसे आप जुआरी कह सकते हैं। लगभग सब यहीं से शुरू करते हैं। बड़ी बड़ी उम्मीदें, कोई प्लान नहीं, साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं। दूसरा चरण, सचेत अक्षम, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। ये ब्रेक इवन ट्रेडर है। यहां ट्रेडर को अपनी कमियों का पता तो चल जाता है, लेकिन वो लगातार समाधान लागू नहीं कर पाता। कभी थोड़ा मुनाफा, कभी बड़ा नुकसान, नेट वहीं का वहीं। रिपोर्ट कहती है लगभग 70% लोग यहां तक पहुंचते हैं। 70%? काफी ज्यादा है। हाँ। तीसरा चरण, यूरेका मोमेंट। यूरेका मोमेंट मनोविज्ञान को समझना। ये सबसे अहम मोड़ है। यहां ट्रेडर को एहसास होता है कि अरे, सफलता तो तकनीक से ज्यादा साइकोलॉजी पर निर्भर है। तब वो अपनी व्यक्तिगत स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू करता है, साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर। वो आहा वाला पल। बिल्कुल। चौथा चरण, सचेत सक्षम। ये लगातार मुनाफा कमाने वाला ट्रेडर है। ये लोग अनुशासन से अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और भावनात्मक रूप से काफी स्थिर होते हैं। लेकिन उन्हें अभी भी सचेत प्रयास करना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15-20% ही यहां तक पहुंच पाते हैं। केवल 15-20%? हाँ। और पांचवा चरण, अचेतन सक्षम। ये पेशेवर ट्रेडर है। 5% से भी कम लोग यहां पहुंचते हैं। इनके लिए ट्रेडिंग लगभग सहज हो जाती है। सही निर्णय लेना, भावनात्मक स्थिरता, ये सब लगभग ऑटोमैटिक होता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक बाधाओं को स्थायी रूप से पार कर लिया होता है। ये यात्रा तो वाकई लंबी और कठिन लगती है, खासकर दूसरे चरण से चौथे तक पहुंचना। रिपोर्ट इसे आसान बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक 90 दिन का मानसिकता बदलने का कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग हफ्तों में फोकस अलग होता है। बुनियाद बनाना, सिस्टम को इंटीग्रेट करना और फिर महारत हासिल करना। 90 दिन का प्लान? हाँ। एक रोज की दिनचर्या का भी सुझाव है। मतलब बाजार खुलने से पहले क्या तैयारी करनी है, मानसिक और तकनीकी, ट्रेडिंग के घंटों के दौरान किन चीजों पर ध्यान देना है, और बाजार बंद होने के बाद कैसे विश्लेषण करना है, ट्रेड्स का और अपनी साइकोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी की मदद लेने की भी बात है शायद। हाँ, जैसे अलर्ट सिस्टम सेट करना ताकि आप स्क्रीन से चिपके ना रहें, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वाले सॉफ्टवेयर जो आपको बता सकें कि आप कहाँ नियमों से भटक रहे हैं, ये सब मददगार हो सकते हैं। और कुछ उन्नत मनोवैज्ञानिक तकनीकें भी हैं जिनका जिक्र रिपोर्ट में है। इन्हें शायद किसी कोच या थेरेपिस्ट की मदद से सीखना बेहतर होता है। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, CBT की तकनीकें। इसमें एक है थॉट स्टॉपिंग, मतलब जैसे ही वो जल्दी प्रॉफिट बुक करने वाला विचार मन में आए, उसे पहचाने, जोर से मन में स्टॉप कहें, फिर विश्लेषण करें कि ये विचार क्यों आया और अपनी योजना पर टिके रहने की प्रतिबद्धता दोहराएं। रोकें, सोचें और फिर प्लान पर वापस आएं। हाँ, एक और है रीफ्रेमिंग, मतलब अपनी नकारात्मक सोच को बदलना। जैसे मैं ये मुनाफा खो दूंगा, इस डर को बदल कर ये सोचना कि मैं अपनी योजना का पालन कर रहा हूँ, नतीजा जो भी हो, प्रक्रिया सही होनी चाहिए। नजरिया बदलना, बिल्कुल। फिर है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग, SIT।
इसमें धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से आपको तनावपूर्ण ट्रेडिंग स्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है, ताकि आप दबाव में शांत रहना सीख जाएं। अच्छा। और आजकल न्यूरो फीडबैक और बायो फीडबैक जैसी तकनीकें भी हैं। ये थोड़ी एडवांस हैं। ये आपको रियल टाइम में अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे दिल की धड़कन या ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना सिखाती हैं, ताकि आप तनाव में भी शांत और फोकस्ड रह सकें। ये तो काफी हाईटेक लगता है। हाँ, और आखिर में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें अनुभवी मेंटर्स ढूंढना, दूसरे सीरियस ट्रेडर्स के ग्रुप्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स में शामिल होना या ज़रूरत पड़ने पर ट्रेडिंग में स्पेशलाइज करने वाले थेरेपिस्ट या परफॉर्मेंस कोच की मदद लेना शामिल है। अकेले ये लड़ाई लड़ना मुश्किल होता है। प्रगति को मापना भी जरूरी है। रिपोर्ट कहती है कि ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस के आंकड़ों से ज्यादा होना चाहिए। पीएनएल ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPIs में प्रक्रिया आधारित मैट्रिक्स होने चाहिए, जैसे आपने कितनी बार अपने एंट्री नियमों का पालन किया, कितनी बार स्टॉप लॉस का सम्मान किया, आपकी नियम पालन दर क्या है। प्रोसेस पर फोकस। हाँ, साथ ही मनोवैज्ञानिक स्थिरता के संकेतक भी ट्रैक करने चाहिए, जैसे किसी बड़े नुकसान के बाद आप कितनी जल्दी सामान्य हो पाते हैं। ट्रेडिंग के दौरान आपकी भावनात्मक उथल-पुथल का स्तर क्या है, आप इन्हें जर्नल में ट्रैक कर सकते हैं। और ये एक बार का काम नहीं है, इसे बनाए रखना होगा। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की रणनीतियां भी हैं, जैसे हर तिमाही में अपनी साइकोलॉजी की समीक्षा करना, साल में एक बार अपने सिस्टम को अपडेट करना और लगातार सीखते रहना। बाजार बदलता है, आपको भी बदलना होगा। तो कुल मिलाके चार्ट मास्टर बीएन की ये रिपोर्ट एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है। इंट्राडे ट्रेडिंग असल में एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हाँ, फंडामेंटली। वो सेबी का 71% नुकसान वाला आंकड़ा बार बार याद दिलाता है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पढ़ना जानना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, जल्दी मुनाफा लेना तो बस एक लक्षण है, एक सिम्टम है उन गहरी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का जिनसे ज्यादातर ट्रेडर्स और निवेशक जूझते हैं। और जो समाधान हमने डिस्कस किए, मैकेनिकल सिस्टम, जोखिम का मनोविज्ञान समझना, मुनाफे को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना और लगातार मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण लेना, हाँ, ये सब मिलकर इस जाल से निकलने का एक परखा हुआ, एक सिद्ध ढांचा प्रदान करते हैं। लेकिन इन्हें लागू करने के लिए लगातार प्रतिबद्धता चाहिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सबसे कामयाब ट्रेडर्स ये बात समझते हैं कि उनका भावनात्मक अनुशासन उनकी एनालिटिकल स्किल से ज्यादा उनके नतीजों को तय करता है। चार्ट मास्टर बीएन चैनल के जो दर्शक हैं, उनके लिए ये सिर्फ जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसे एक एक्शन कॉल की तरह लेना चाहिए। सवाल यह है कि क्या आप उन 71% नुकसान करने वालों में बने रहना चाहते हैं या उस छोटे समूह में शामिल होने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं जो लगातार कमाते हैं। रास्ता मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए तकनीकी कौशल बढ़ाने के साथ साथ अपने मन पर काबू पाने के लिए भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने उस यूरेका मोमेंट की बात की, वो क्षण जब ट्रेडर को ये एहसास होता है कि साइकोलॉजी ही सब कुछ है, वही कुंजी है। हाँ। इस विश्लेषण को सुनने के बाद ट्रेडिंग के बारे में आपका अपना कौन सा व्यक्तिगत विश्वास है जिसे शायद फिर से सोचने की जरूरत पड़ सकती है? अगर आप भविष्यवाणी करने पर कम ध्यान दें और संभाव्यताओं में सोचने और खुद को मैनेज करने पर ज्यादा ध्यान दें, तो आपके ट्रेडिंग के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है? सोचिएगा जरूर।